अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और इसके साथ जो है हम बात करेंगे फेडरल स्टेट और यूनिटरी स्टेट। तो गोया आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम इन 5 मुख्तलिफ टर्म्स के ऊपर जो है मुख्तसर तौर पर बात करेंगे, और इसमें हम सिर्फ ही जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और इसके साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और जो थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसका क्या रोल होता है। और इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फेडरल स्टेट एंड यूनिटरी स्टेट। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। एडी स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम मुख्तसर तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद होता है। डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फ्राम द लेजिस्लेचर। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें जो एग्जेक्टिव है उसका जो इंतखाब है, उसका जो चुनाव है वो लेजिस्लेचर में से किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 ब्रांचेस के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। उसकी जो पहली बुनियादी ब्रांच है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, और जो उसकी सेकंड ब्रांच है उसको एग्जेक्टिव कहते हैं, और उसकी जो थर्ड ब्रांच है उसको जुडिशरी कहते हैं। इस क्वेश्चन का तल्लुक कि कौन से मुल्क में निज़ाम हुकूमत कौन सा है, पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है, तो उसमें हम दोनों ये जो बुनियादी इदारे हैं लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, तो इन दोनों के दरमियान जो है उनकी जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। अगर ऐसा निज़ाम जिसमें एग्जेक्टिव और जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान जो है वो इंटरलिंक्ड हो, उनके दरमियान जो है कोऑपरेशन पाई जाती हो, और ख़ास तौर पे एग्जेक्टिव जो है उसका जो इंतखाब है वो लेजिस्लेचर में से किया जाता हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, उससे मुराद है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जब एग्जेक्टिव की टर्म इस्तेमाल की जाती है तो उससे मुराद अमूमन जो है प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके मिनिस्टर्स होते हैं। और जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और अमूमन ज़्यादातर मामलों के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल होती है। एक उसका लोअर हाउस होता है और एक उसका अपर हाउस होता है। एडी स्टूडेंट, जैसा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की लेजिस्लेचर, पाकिस्तान में लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। उसका लोअर हाउस नेशनल असम्बली और अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है। इस तरह जो है बरतानिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, और उसका जो लोअर हाउस है डेट इज़ का हाउस ऑफ कॉमन्स, और उसका जो अपर हाउस है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी बुनियादी शर्त ये है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट के लोअर हाउस से मुंतखब होगा, जबकि अदर मिनिस्टर्स जो हैं, जो बाकी वज़रा होंगे, वो जो हैं वो अपर हाउस से भी लिए जा सकते हैं और वो लोअर हाउस से भी लिए जा सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कोशिश होती है कि ज़्यादा जो की पोस्ट हैं मिनिस्टर्स की, ज़्यादा अहम वजारतें जो हैं वो उसके लिए लोअर हाउस से जो है वज़रा का जो है चुनाव किया जाए, लेकिन वो अपर हाउस से भी उनका चुनाव जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए बुनियादी शर्त यह है कि वज़ीर-ए-आज़म किसी ऐसे शख्स को अपना मिनिस्टर नहीं बना सकता जो पार्लियामेंट के लोअर हाउस या अपर हाउस का मेंबर ना हो। हाँ, एक शर्त रखी गई है कि अगर मजबूरी हो प्राइम मिनिस्टर की, तो वो आर्जी तौर पे जो है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जो है फॉर द टर्म ऑफ 6 मंथ्स जो है वो किसी शख्स को अपना मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो 6 माह के अंदर अंदर जो है उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। अगर 6 माह के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर नहीं बन पाता तो उसकी जो वजारत है वो खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाएगी। दोबारा हम स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फ्राम द लेजिस्लेचर। मैंने डिटेल्स के साथ बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। एंड इट डिराइव्स इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी फ्राम लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है उसमें जो एग्जेक्टिव होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपनी जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं
वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं लेजिस्लेचर से। यानी लेजिस्लेचर जो है उनको बेसिकली जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर की एक इंतज़ामी कमेटी है, एक एग्जेक्टिव कमेटी होती है जिसको इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल करने का अख्तियार दे दिया जाता है। यानी उनकी जो अथॉरिटी है उसको वो यूज़ कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है उनको अख्तियार देती है कि वो एग्जेक्टिव पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने के मुजाज हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर ब्रांचेस ऑफ क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो गवर्नमेंट है उसकी जो फर्स्ट टू ब्रांचेस हैं, ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेचर और सेकंड है एग्जेक्टिव। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत या ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर जो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है वो आपस में इंटरलिंक्ड हों, इंटर रिलेटेड हों और उनके दरमियान जो है इंटरकनेक्शन पाया जाता हो और वो जो है वो कलेक्टिवली जो है वो काम करते हैं, उनके दरमियान कोऑपरेशन पाई जाती हो। और एग्जेक्टिव जो है उसका इंतखाब जो है वो लेजिस्लेचर में से किया जाता हो और एग्जेक्टिव जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में लेजिस्लेचर के सामने आंसरेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और अगर जो एग्जेक्टिव है वो अपने फ़रज़ सही तौर पे सर अंजाम ना दे रखी हो तो लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी हो कि उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको वो ओहदे से बरतरफ भी कर सकती है। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है वो इंटर कोऑपरेशन पाया जाता हो, इंटरलिंक्ड हो, उनके दरमियान जो है वो इंटरकनेक्शन जो है पाया जाता हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इंटरलिंक कैसे होते हैं, उनके दरमियान कोऑपरेशन कैसे पाया जाता है, बाहमी तल्लुक़ की क्या नेचर है, उसकी एग्जांपल ये है कि जब पार्लियामेंट का यानी लेजिस्लेचर का इजलास होता है तो पार्लियामेंट का बेसिकली काम होता है कानून साजी करना। और पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उन कवानीन को निफाज करने की जो ज़िम्मेदारी है, नाफज करने की जो ज़िम्मेदारी है वो एग्जेक्टिव के पास होती है। लेकिन जब पार्लियामेंट कानून साजी के लिए काम कर रही होती है तो एग्जेक्टिव के जो मेंबर्स हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो बाकी मिनिस्टर होते हैं, वो लेजिस्लेचर के इजलासों में शरीक भी हो सकते हैं। वो किसी कानून साजी के लिए पेश किए गए जो बिल होते हैं उनके ऊपर वो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, वोटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। गोया कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है और जब पार्लियामेंट कानून साजी कर रही होती है, लॉ मेकिंग कर रही होती है, तो जो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है वो उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। तो गोया कानून साजी जो है वो दोनों मिलकर करते हैं। कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन कानून साजी के लिए जो मसवदात तैयार की जाते हैं, जो बिल तैयार किए जाते हैं, वो बिल अमूमन जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो तैयार करती है। यानी एग्जेक्टिव का एक इंतहाई अहम वज़ीर है जो वज़ीर कानून कहलाता है, वो जो है वो कानून साजी के लिए जो है वो मसवदात जो है तैयार करता है, पेश करता है। और जो बजट का बिल होता है उसको वज़ीर ख़जाना तैयार करता है। तो काम किसका है? पार्लियामेंट का है। लेकिन दोनों दायरे मिलकर जो है कानून साजी के काम जो है फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है कोऑपरेशन पाया जाता हो, वो आपस में इंटरलिंक्ड हों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हों, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कहा जाता है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज़ ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एग्जेक्टिव एंड रियल एग्जेक्टिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें एक शख्स जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट के फ़रज़ सर अंजाम देता है और एक शख्स जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के जो है वो फ़रज़ सर अंजाम देगा। तो जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ही इज़ कंसीडर्ड एज ए नॉमिनल हेड ऑफ़ द स्टेट या नॉमिनल एग्जेक्टिव। उसकी हैसियत जो है वो नॉमिनल होती है, वो जो है वो टाइटलर होता है, वो रस्मी और ब्रानाम होता है, उसके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती। तो जबकि जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो रियल एग्जेक्टिव होता है, वो एक्चुअल जो है वो एग्जेक्टिव जो है होता है, उसके पास हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात होते हैं। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उसकी हैसियत जो है वो नॉमिनल हो, टाइटलर हो और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो एक्चुअल एग्जेक्टिव पावर्स जो है वो इस्तेमाल करता हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। या ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट रस्मी हो और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक हो, ऐसे निज़ाम हुकूमत को भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा दूसरा
हेडिंग आज का टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन which operates on the principle of separation of powers between the legislature, executive and judiciary। ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसकी जो बुनियाद है वो मार्टिस्को की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान लैदगी अख्तियारात के ऊपर रखी गई हो, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं दोबारा दोहरा रखा हूँ, सदारती निज़ाम हुकूमत से मुराद एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसकी बुनियाद जो है वो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात यानी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर रखी गई है। और सेपरेशन ऑफ पावर से मुराद है कि हुकूमत के जो 3 अदारे हैं जो कि लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है, तो हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उन तीनों अदारों के दरमियान तकसीम कर दिए जाएँ। और जब कोई अदारा अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रखा हो तो कोई दूसरा अदारा जो है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी कर रखी है तो एग्जेक्टिव जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सकती हो और ना ही कानून साजी के उस अमल के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकती हो। इस तरह जो है जब जुडिशरी अपना काम कर रही होती है तो एग्जेक्टिव जो है या लेजिस्लेचर जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सकती हो और उसका ना ही उसके साथ कोई मामला हो। इस तरह जब एग्जेक्टिव जो है वो अपने फ़ैसले सर अंजाम दे रखी हो तो लेजिस्लेचर के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सके। तो तीनों अदारे जो हैं वो अपने अपने दायरे-कार में रहकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान कर दिया जाता है उसके मुताबिक अपने फ़ैसले सर अंजाम देते हैं और कोई भी इदारा दूसरे इदारे के मामलात में बेजा मुदाखलत करने का मुजाज नहीं होता। ऐसे निज़ाम हुकूमत को जिसमें तीनों इदारों के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती हो, जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है जिसको अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, वो कानून साजी के फ़रज़ सर अंजाम दे। कानून क्या होना चाहिए इस बात का फ़ैसला अमेरिकन कांग्रेस करती है। मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना है, पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, लॉ इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है, तो ये काम जो है एग्जेक्टिव का होता है जो कि प्रेसिडेंट सर अंजाम देता है। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो निज़ाम चलाता है और कोई इदारा उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है या जजेस जो हैं वो इंसाफ के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने फ़ैसले सर अंजाम देते हैं। तो जिस निज़ाम के अंदर इन तीनों इदारों के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर का असूल पाया जाता हो उस निज़ाम हुकूमत को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी बुनियाद ही थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर रखी गई है। आइए इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसी के हवाले से स्लाइड है। द प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सर्व्स एज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड चीफ एग्जेक्टिव एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो दोहरा रोल अदा करता है, एक एज ए हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जब वो एज ए हेड ऑफ द स्टेट फंक्शन करता है तो उसकी हैसियत जो है वो नॉमिनल होती है, रस्मी होती है। और जब वो एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट बात करता है तो वो चीफ एग्जेक्टिव होता है और उसके पास रियल पावर्स होती हैं और तमाम इंतज़ामी अमूर का उसको मालिक करार दिया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तमाम इंतज़ामी अख्तियारात जो हैं उसका मालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट है वो एज ए हेड ऑफ द स्टेट और एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट फ़रज़ सर अंजाम देता है। जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट है या बांग्लादेश में प्रेसिडेंट है, जबकि बरतानिया के अंदर जो है बादशाह है या क्वीन हो सकती है। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो वज़ीर आज़म होता है। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के ओहदे के ऊपर दो मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो अपॉइंट होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत रस्मी और बरनाम होगी और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक्चुअल पावर्स का मालिक होगा। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एक ही शख्स जो है एट द सेम टाइम जो है ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो दोनों ओहदों के ऊपर एट ए टाइम जो है वो फायज होता है। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें एक शख्स जो है जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के फ़रज़ भी सर अंजाम दे उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो नाम दिया जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से एक और स्लाइड है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम
द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग उसको मुंतखब करते हैं। कैसे मुंतखब करते हैं? दे में इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो बरह रास्त मुंतखब हो सकता है या वो बिलवास्ता भी मुंतखब हो सकता है। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंतखब करने के लिए पहले 538 अरकान पर मुश्तमिल जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज इंतखाबी अदारा कायम किया जाता है, और फिर उस इंतखाबी अदारे के जो मेंबर हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाकर जो है वो प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है, लेकिन बाज़ मालिक में ये डायरेक्ट भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है इज़ कंसीडर्ड एज नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी उसको ज़िम्मेदार निज़ाम हुकूमत भी कहते हैं, और उसको आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी वो जवाबदेह निज़ाम हुकूमत भी होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको नॉन रिस्पॉन्सिबल निज़ाम हुकूमत कहते हैं, यानी गैर ज़िम्मेदार निज़ाम हुकूमत कहते हैं। लेकिन गैर ज़िम्मेदार इस सेंस में नहीं होता कि इसमें अदारे जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में गैर ज़िम्मेदार हैं और किसी के सामने जवाबदेह नहीं हैं, जो चाहे करते हैं। तमाम अदारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज़ इलेक्टेड फ्राम द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट के लोअर हाउस के से मुंतखब किया जाता है, और वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होता है। उसके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड होती है, और अगर वो अपने फ़रज़ सही तौर पर सर अंजाम नहीं देता तो पार्लियामेंट उसकी जवाब तलबी कर लेती है, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देती है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको बरतरफ कर सकती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो कांग्रेस से या लेजिस्लेचर से मुंतखब नहीं होता, ना ही वो कांग्रेस का मेंबर होता है। ही इज़ इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल। लोगों के वोटों से वो मुंतखब होता है, और वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में वो कांग्रेस के सामने या पार्लियामेंट के सामने या लेजिस्लेचर के सामने वो जवाबदेह नहीं होता। ना तो वो उससे जवाब तलबी कर सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको बरतरफ कर सकते हैं। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ऐसा होता है। तो इस सेंस के अंदर जो है उसको नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में कांग्रेस के सामने जवाबदेह नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ना ही कांग्रेस जो है उसकी जवाब तलबी कर सकती है, और ना ही कांग्रेस जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको टर्मिनेट या रिमूव कर सकती है। तो इस सेंस के अंदर उसको कहा गया है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है डेट इज़ कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या नॉन आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका ये मतलब यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें दो थेरीज जो हैं वो काम कर रही होती हैं। इन दोनों थेरीज का हम यहाँ पे मुख्तसर तौर पे जिक्र भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर 3 आ जाएगा, वो है चेक्स एंड बैलेंस। तो बेसिकली जो फ्रांसीसी मुफक्कर है, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर जो था मांटिस्को जो है उसने दो थेरीज पेश की थी। एक था सेपरेशन ऑफ पावर्स और दूसरा था चेक्स एंड बैलेंस। तो थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक वो कहता है कि जो हुकूमत करने के अख्तियारात हैं उसको हुकूमत के जो तीनों शोबे हैं, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जेक्टिव है और जो जुडिशरी है, उनके दरमियान तकसीम कर देना चाहिए। और जब कोई अदारा अपने अख्तियारात को रियासती आइन के मुताबिक इस्तेमाल कर रखा हो तो किसी दूसरे अदारे को उसमें इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं होगी। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसकी बुनियाद ही थेरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस और थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर रखी जाती है। तो अमेरिकन आइन का जो बहुत बड़ा फ़ीचर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, वही है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो अमेरिकन आइन के अंदर जो है अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती है। लेकिन इसमें फिर खदशा ये ज़ाहिर किया जाता है कि अगर टोटली सेपरेशन ऑफ पावर्स हो और उनको चेक करने वाला ना हो तो फिर अदारे मन मर्जी करने लगते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से तजावज़ करने लगते हैं। तो फिर इस मन मर्जी से रोकने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन से तजावज़ करने से रोकने के लिए या अख्तियारात से तजावज़ करने से रोकने के लिए मांटिस्को ने दूसरी थ्योरी पेश की जिसको चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस ये है
कि इस थ्योरी के मुताबिक या इस निज़ाम के तहत जो है हुकूमत का हर दायरा दूसरे इदारे की निगरानी के फ़रज़ भी सर अंजाम देता है, और जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है कि फ़लाँ दायरा अपने अख्तियार से तजावुज़ कर रखा है, तो वो चेक्स एंड बैलेंस के ज़रिए जो उसको अथॉरिटी मिलती है उसको इस्तेमाल करके उसको ऐसा करने से रोक देता है। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। आगे स्लाइड को पढ़ते हैं। ए सिस्टम इन विच ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कैन चेक एंड लिमिट द पावर्स ऑफ द अदर ब्रांचेस टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो वही बात जो मैं आपको बता रहा था, वही बात यहाँ पे की गई है कि चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी जो है दरअसल इसमें क्या किया जाता है कि हर दायरा दूसरे दायरे की निगरानी करता है ताकि वो जो है वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को मिस यूज़ ना कर सके, अख्तियार से तजावुज़ ना करे और आइन की खिलाफ वर्जी ना करे। और जैसे ही उसको एहसास होगा, मसलन अमेरिकन कांग्रेस को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो जो चाहे कानून पास कर सकती है, लेकिन कानून साजी में उसके ऊपर एक शर्त है कि उसके बनाए हुए कवानीन जो है वो अमेरिकन आइन की स्पिरिट के मुताबिक होने चाहिए और वो अमरीकी मफादात के मुताबिक हों। अगर फ़र्ज़ करें कांग्रेस को ऐसा कानून पास कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है या वो अमेरिकन आइन के मफादात के मुताबिक नहीं है, तो क्या होगा कि अमेरिकन कांग्रेस के उस बनाए हुए कानून को जब हतमी मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर सकता है। जब वो इनकार करेगा तो वो रीज़न भी बताएगा कि मैंने इसलिए इनकार किया है क्योंकि ये जो कानून अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया है ये अमेरिकन आइन से मुतसादम है या ये जो है वो अमरीकी मफादात के मुतसादम है। तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि अवाम को पता चल जाएगा कि हमारी कांग्रेस जो है वो आइन से तजावुज़ कर रखी है। फ़र्ज़ करें कि अमेरिकन कांग्रेस का ऐसा कानून जो कि आइन से मावरा है, आइन से तजावुज़ कर रखा है या आइन के मुताबिक नहीं है, उस पर सदर भी दस्तखत कर देता है तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को एक अख्तियार दिया गया है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर इस्तेमाल करके जो है ऐसे तमाम कवानीन को वो वीटो कर देती है, मुसरत कर देती है, कालदम करार दे देती है जो आइन से तसादम जो है कर रखे हों या आइन से के मुताबिक ना हो, आइन से मुतसादम हो। तो इस तरह जो है कांग्रेस को एक तरफ तो अख्तियार दे दिया गया कि वो जो चाहे कानून मंजूर कर सकती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दे दिया गया कि वो कांग्रेस के बनाए हुए कानून का जायज़ा ले सकती है और अगर उसको कोई ऐसा कानून मिल जाए जो आइन से मुतसादम है तो वो उसको मुसरत कर देगी, कालदम करार दे देगी। इस तरह जो है अमेरिकन सदर को जो है वो एग्जेक्टिव पावर दे दी गई हैं। तमाम एग्जेक्टिव पावर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हैं, लेकिन अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में जो है अमेरिकन कांग्रेस जो है वो सदर का इम्पीचमेंट करके यानी उसका मुआवजा करके उसको उसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले बरतरफ कर सकते हैं। इस तरह जजिस को जो है वो इंसाफ करने का जो अख्तियार दिया गया है, अगर जजिस जो है वो इंसाफ नहीं कर पाते तो अमेरिकन सेनेट जो है वो जजों का मुआवजा करके उनको बरतरफ कर देता है। तो इस तरह चेक्स एंड बैलेंस का फ़ायदा ये होता है कि तमाम इदारों को इस बात का यकीन होता है कि जब भी जैसे ही वो अख्तियार से तजावुज़ करेंगे उनका निगरान इदारा उनको ऐसा करने से रोक देगा और उससे उनको जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और वो उनकी टर्मिनेशन भी हो सकती है। तो लिहाजा हर इदारा जो है इस चेक्स एंड बैलेंस की वजह से जो है अपनी अपनी हदूद में रहकर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो फ़रज़ सर अंजाम देता है। तो मुख्तसर तौर पर सुन लीजिएगा, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस से मुराद ये है कि हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं जो 3 इदारों के सपुर्द किए गए हैं, चेक्स एंड बैलेंस के ज़रिए हर इदारे को एक अथॉरिटी दी गई है कि वो दूसरे इदारे की निगरानी करे और अगर वो इदारा अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रखा है तो उसको ऐसा करने से रोक दे। इसको चेक्स एंड बैलेंस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास नई स्लाइड है वो हमारा टॉपिक नंबर 4 है और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरल स्टेट या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। फेडरल स्टेट कैसी रियासत होती है? ए स्टेट इन विच पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरेटिंग यूनिट्स आर सब नेशनल एंटिटीज लाइक प्रोविंसेस आर स्टेट्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा निज़ाम हुकूमत यानी डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स जो अख्तियारात होते हैं, जो हुकूमत करने की जो पावर्स हैं, हुकूमत करने की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है किसके दरमियान? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें, और जो मुख्तलिफ सब नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं या जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हम वफाकी इकाइयाँ कहते हैं, तो फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। ऐसा निज़ाम हुकूमत
जिसमें हुकूमत करने की अथॉरिटी को या हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं, पावर्स हैं, उनको आइन के ज़रिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद फेडरेटिंग यूनिट्स यानी सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और ऐसी रियासत को जिसमें ये कानून नाफज होगा उसको फेडरल स्टेट कहा जाएगा। और अख्तियारात की ये जो तकसीम है, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होती है। और इस ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या जो रियासत फेडरल रियासत हो, वहाँ पे अख्तियारात की इस तकसीम की जो निगरानी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट को आइन का मुहाफ़िज करार दिया जाता है, ताकि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अख्तियारात से तजावुज़ करे तो सूबे जो हैं वो अदालत से रजू कर सकें, और अगर सूबे करते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो अख्तियारात की तकसीम का ये जो निज़ाम है उसको फेडरल स्टेट कहते हैं। मुख्तसर तौर पर सुन लीजिएगा, फेडरल स्टेट से मुराद ऐसी रियासत होती है जिसमें हुकूमत करने की जो पावर्स हैं, हुकूमत करने की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। यानी कुछ अख्तियारात जो नेशनल लेवल के होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के सपुर्द किया जाएगा, और जो मुकामी लेवल के होते हैं उनको सूबों के सपुर्द कर दिया जाता है। और अख्तियारात की इस तकसीम की जो निगरानी है या उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आयद की जाती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी ये इख्तियार हासिल है, अमेरिकन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी ये इख्तियार हासिल है, जिसके मुताबिक वो इस अख्तियारात की इस तकसीम की निगरानी जो है वो कर रही होती है। दूसरा हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक है वो है यूनिटरी स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, एक है सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक टर्म है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर का तल्लुक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान अख्तियारात की तकसीम के साथ होता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है उसका तल्लुक जो हुकूमत के जो तीन आर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी जो है, उनके दरमियान अख्तियारात की तकसीम के साथ होता है। तो जो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी तकसीमी अख्तियारात के अतबार से, डिवीजन ऑफ पावर्स के अतबार से दो निज़ाम हुकूमत होते हैं, एक फेडरल और दूसरा यूनिटरी। फेडरल में क्या होगा, अख्तियारात जो हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उनको एक सेंट्रल और चंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान तकसीम कर दी जाएगा। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तमाम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर या यूनिटरी स्टेट के अंदर ना तो सूबे होते हैं ना ही सूबाई अख्तियारात होते हैं। तमाम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सरसाइज करती है। आइए इसको थोड़ा सा इसकी रीडिंग भी कर लें। ए स्टेट इन विच governmental powers are centralized in a single central or national government। यानी ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें जो गवर्नमेंटल पावर्स हैं वो दे दी जाएँ तमाम की तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जो वहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है उसके हवाले कर दी जाएँ विद सब नेशनल एंटिटीज हैविंग लिमिटेड अथॉरिटी। तो अगरचे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो तमाम पावर्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाज़ अपनी इंतज़ामी सहूलत के लिए कुछ यूनिट्स कायम कर सकती है, उनको प्रोविंसेस कह सकती है, उनको कोई भी नाम दिया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट्स, डिवीजन्स कहा जा सकता है। तो उनकी हैसियत या कोई और सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, तो उनकी हैसियत जो है वो नॉमिनल होती है, क्योंकि तमाम पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम पावर्स किसको दे दी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आसानी के लिए अगर सूबे कायम करके कुछ अख्तियारात उनके सुपुर्द कर दे तो उनसे वो जब चाहे अख्तियारात वापस भी ले सकती है। ऐसा होने की सूरत में कोई भी सूबा सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में जाने का हक नहीं रखता। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो सूबों को जो अख्तियारात दिए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए दिए जाते हैं। लिहाजा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सूबों के मामलात में मुदाखलत करती है तो मुतासरा सूबा जो है वो अदालत में जाने का हक रखता है, और अदालत अगर महसूस करे कि वाकया ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और अदारे की तरफ से प्रोविंशियल पावर्स के अंदर या फलां सूबे के मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है तो वो उसको ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट रोक देती है। तो लेकिन जो यूनिटरी स्टेट है उसमें तमाम जो पावर्स हैं, जो हुकूमत करने की जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, या जिसको नेशनल गवर्नमेंट कहा जा सकता है।
और उसमें ना तो सूबे होंगे और ना ही उसमें सूबाई अख्तियारात होते हैं। हाँ, अलबत्ता अपनी आसानी के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सूबे कायम कर सकती है, लेकिन उन सूबों का जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, दस्तूरी नहीं होगा, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं और उसको जब चाहें उसको तब्दील भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। आज बुनियादी तौर पे हमने 4-5 चीज़ों के ऊपर बात की है और मुख्तसर तौर पे बात की है, जिसमें है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 2 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 3 हमने 2 थेरीज के ऊपर बात की है, थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थेरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और चौथे नंबर के ऊपर हमने बात की है थेरी ऑफ फेडरल स्टेट के ऊपर, और पाँचवें हमारा टॉपिक था यूनिटरी स्टेट। तो नेक्स्ट हमारे साथ रहिएगा, इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियो जो है आप तक मिलती जाएंगी। और आजकल हम जो है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर काम कर रखे हैं, उसमें एक अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम भी है और इसके अलावा मुख्तलिफ जो शार्ट क्वेश्चंस होते हैं जो अमूमन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है काम कर रखे हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।